दोस्तों, तो सीजन 4 के लास्ट में हमने देखा था कि किन्यू अपनी फैमिली को अलविदा करके यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है। इस सीजन 5 की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था और वो किसी नई ही यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर डीमंस और फेरी दोनों रहा करते थे और इन दोनों के बीच हमेशा जंग चलती रहती है, जिसकी तबाही के बीच किन्यू भी आने वाला है, लेकिन उसे इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक फाइटिंग ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ हम एक डेसिबल हंशु को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइट करने से बाज नहीं आ रहा था। वो अपने सामने खड़े लू फैमिली के एल्डर से कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, और ये कहते साथ ही उसने एक फोरबिडन ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लगातार इस टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की ताकत को बढ़ा रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर लू फैमिली के एल्डर का पोता भी आ जाता है, जो कि हंशु को देखकर उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम हमारी फैमिली पर एक डब्बा हो, तुम्हें तो हमें अपनी फैमिली में रखना भी नहीं चाहिए था। लेकिन हंशु को शक कहते हुए उस लड़के हामिंग पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए उसका ग्रैंडपा उसके सामने आ गया था। और यह लू फैमिली के एल्डर हंशु से कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने गलत साइड चूज कर ली, इसलिए आज के दिन तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और ये कहते साथ ही वो हंशु पर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसे टकराकर हंशु काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन वो खुद की लिमिट को क्रॉस करते हुए अपने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आज हार जाए। वो दोबारा से अपने फुल पावर्स को इकट्ठा करके उन लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जेड सोर्ड सेट का एल्डर भी आ जाता है, जिसने अपने गोल्डन फिस्ट टेक्निक से हंशु पर अपना फाइनल अटैक कर दिया था। और इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि हंशु फाइट करने के काबिल नहीं बचता, वो ऊपर से धीरे-धीरे नीचे गिर रहा था, जहाँ बेहोश होने से पहले वो कहता है कि क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। यह तभी किन्यू भी बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसने हंशु को कैच कर लिया था और वो उसे सेफली जमीन पर लाकर रख देता है। हंशु किन्यू से कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये लोग आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ किन्यू हंशु की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, तभी वहाँ पर एक लड़की भी रोती हुई सीधा हंशु के पास आ जाती है, जो कि हंशु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन यहाँ पर हंशु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो अपनी होश खो देता है। ये देखकर किन्यू काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि हंशु तुम हमेशा कहते थे कि मुझे हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट सिखाओ, तो आज मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते तुम्हें हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट जरूर सिखाऊंगा। और वो ये कहते साथ ही उसके फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसमें एक थंडर सोर्ड बड़ी तेजी के साथ जाकर हामिंग के सीने को चीर देती है। ये देखकर उसका ग्रैंडपा काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो किन्यू से कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और इसी वजह से वो सेकंड फॉर्म ऑफ हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से दो सोर्ड बड़ी तेजी के साथ जाकर लू फैमिली के एल्डर को भी जान से मार डालती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ एक साल पहले शुरू हुआ, जहाँ हम देखते हैं कि किन्यू नया एक दूसरे प्लेनेट पर आया हुआ था। वहाँ आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद छोटे-छोटे बच्चे भी गोल्डन कोड लेवल तक पहुंचे हुए हैं। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिस पर उसके साथ मौजूद उसके असिस्टेंट बताती है कि ये मेपल स्टार मून है, यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के पास भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। ये देखकर तो किन्यू वाकई में काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे गोल्डन कोड लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा बहुत बड़े-बड़े हेवी स्टैचूज के साथ खेल रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, जिसकी वजह से उनमें से एक स्टैचू सीधा जाकर एक औरत को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हंशु था। वो उस औरत की मदद करने के लिए फौरन वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वो स्टैचू संभालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग उससे कई ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर किन्यू कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यहाँ किन्यू अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर हामिंग भी आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग थोड़े से घबरा जरूर गए थे, लेकिन फिर वहाँ के दुकानदार बड़ी तेजी के साथ हामिंग के पास जाकर उसे पैसे देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हर महीने उनसे भत्ता लेने के लिए यहाँ पर आया करता था। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हामिंग वैसे एक बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है, क्योंकि वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की लिनलिन को देखकर फौरन उसके पास चला गया था। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये ज्वेलरी जो ले रही हो ये तुम्हारे काबिल नहीं, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे मेंशन चलो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि नहीं, मुझे ज्वेलरी की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी हामिंग दोबारा से उसके सामने आकर उसे रोक देता है। वो उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें ज्वेलरी नहीं चाहिए तो तुम वैसे भी मेरे साथ मेरे मेंशन चल सकती हो, हम वहाँ पर मिलकर चाय पी सकते हैं। मिस लिन उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हम देखते हैं कि हामिंग उसे फोर्स कर रहा था, जो देखकर हंशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सीधा जाकर हामिंग के पास चला गया था, जहाँ वो उसे कहते हैं कि इस लड़की को परेशान करना बंद करो। हामिंग यहाँ पर हंशु को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि देखो तो सही यहाँ पर कौन आ गया, लू हंशु, जो कि मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कचरा है, क्योंकि इसे कल्टीवेशन करने नहीं आता और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये कहकर हम देखते हैं कि हामिंग ने उस पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बैठा हुआ किन्यू ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए बस आराम से शराब एंजॉय करता है, जबकि यहाँ साथ ही हम देखते हैं कि मिस लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो भी हामिंग पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उसकी सर्वेंट उससे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपके फादर हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और ये कहकर वो मिस लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीछे खड़े हामिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हंशु से कहता है कि यहाँ पर वो लड़की तुम्हारी वजह से मुझसे दूर चली गई, इसलिए आज मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा, ताकि कभी भी तुम दोबारा मेरे रास्ते में ना आओ। और ये कहते साथ ही हामिंग अपने साथियों से कहता है कि हंशु को पीटना शुरू करो, जो सुनते साथ ही वो सब लोग अभी हंशु को पीटने के लिए जा ही रहे थे कि तभी किन्यू अपनी शराब की प्याली को बड़ी तेजी के साथ थ्रो करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को उठाकर दूर पटक देता है, जो देखकर हामिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ा सकते, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा
जाता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इन लोगों से अपना बदला ले सकते हो। लेकिन हर्षु किन्यू से कहता है कि नहीं, ये लोग मेरे भाइयों की तरह है, प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये लोग बेशक थोड़ी गलतियां करते हैं लेकिन ये सुधर जाएंगे। जो सुनकर किन्यू उन सब लोगों को आजाद कर देता है और इसके बाद किन्यू वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी हर्षु उसके सामने आ जाता है, जो कि किन्यू से कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलकर एक कप चाय जरूर पियो, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। जो सुनकर किन्यू पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन उसके बार-बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार किन्यू भी उसके साथ एग्री हो गया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किन्यू को हर्षु के घर देखते हैं, जहाँ पर हर्षु उन्हें चाय सर्व कर रहा था। यहाँ किन्यू हर्षु को अपना नाम बताते साथ ही साथ सवाल करता है कि जब हानमिंग और हर्षु तुम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। जिस पर हर्षु बताता है कि ये मेपल स्टार मून है, यहाँ पर जो ज्यादा ताकतवर होता है सिर्फ लोग उसी की इज्जत करते हैं और मैं ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई भी मुझसे अच्छे से पेश नहीं आता, लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। ये सुनकर किन्यू ने पूरी तरीके से हर्षु को स्कैन कर लिया था। जिसके बाद किन्यू उसे बताता है कि असल में तुम्हारे मेंडेलियन काफी ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से वो अच्छे से एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए तुम जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। ये सुनकर हर्षु फौरन किन्यू के सामने झुक गया था। वो उसे कहता है कि अगर आपके पास इसको ठीक करने का कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर किन्यू कहता है कि मेरे पास एक रास्ता जरूर है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर हर्षु खुशी खुशी उसके लिए मान गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उसका हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी से उसका मेंडेलियन पूरी तरीके से तोड़ देता है। यह किन्यू ने ऐसा इसलिए किया था कि उसका मेंडेलियन दोबारा से जुड़कर पहले से ठीक हो जाए, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है। हर्षु भी अब महसूस कर पा रहा था कि उसका मेंडेलियन पहले से काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ हर्षु भी अपने मेंडेलियन को महसूस कर पा रहा था। वो समझ जाता है कि अब उसका मेंडेलियन पहले से बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर किन्यू की रियल पावर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, इसलिए वो किन्यू के सामने झुककर कहता है प्लीज सीनियर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। जिस पर किन्यू उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मना कर देता है। यहाँ उसके जाने के बाद उसके असिस्टेंट किन्यू से सवाल करती है कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया। पहले आपने उसका कैरेक्टर टेस्ट किया, उसके बाद आपने उनका मेंडेलियन ठीक किया, पर जब उसको स्टूडेंट बनाने की बारी आई तब आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर किन्यू जवाब देता है कि मेरी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये मैंने उसे सिखाने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर लू फैमिली का एल्डर अपने पोते के साथ आ गया था, जो कि किन्यू से कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मेरे पोते हानमिंग की वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हानमिंग ने हर्षु को परेशान किया था, तो मुझे लगता है कि आपको उसे सजा देनी चाहिए। जिस सुनकर वो एल्डर अपने पोते को सजा के लिए वहाँ से दूर भेज देता है। जबकि इसके बाद वो किन्यू को बताता है कि मेरा नाम है मिंगहाद और मैं यहाँ पर लू फैमिली का एक एल्डर हूँ, मुझे आपके बारे में हर्षु ने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए चला आया ताकि मैं जान सकूं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है कि किसी चीज में मैं आपकी मदद कर सकूं। जिस पर किन्यू उससे सवाल करता है कि क्या आपको डीमन वर्ल्ड के रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम है। ये सुनकर मिंगहाद बताता है कि हाँ मुझे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ मालूम है और वहाँ तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, आपको इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को बताती है कि अगर आपके पास इंटरस्टेलर मैप ना हुआ तो आप वहाँ पर खो जाओगे, इसलिए आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर किन्यू कहते हैं ठीक है, फिर क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे वो इंटरस्टेलर मैप कहाँ पर मिलेगा। जिस पर मिंगहाद कहता है कि उस तरह का मैप यहाँ पर सिर्फ एक ही है, जो कि यान फैमिली के सुपरडेंट के पास है, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी लू फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए मैं उनके साथ डील करके आपके लिए वो मैप जरूर लेकर आऊंगा। और ये कहने के बाद वो हर्षु को यान फैमिली की तरफ भेज देता है ताकि वो इनके साथ डील करके उस मैप को यहाँ किन्यू के लिए ला सके। किन्यू को भी यहाँ पर इन लोगों की ये मेहमान नवाजी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हर्षु काफी ज्यादा घायल हालत में किन्यू के पास आ जाता है। किन्यू उसे इस तरह की हालत में देखकर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। जिस पर वो उसे बताता है कि यान फैमिली ने, मैं वहाँ पर आपके लिए मैप की डील करने के लिए गया था, पर उन लोगों ने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। ये जानकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से के साथ सीधा जेट सोर्स साइड चला जाता है, जहाँ पर यान फैमिली का वो सुपरडेंट भी वहीं पर मौजूद था। किन्यू वहाँ के गार्ड्स को मारता हुआ वहाँ पर तबाही मचा देता है, जो देखकर यान फैमिली का सुपरडेंट वहाँ पर बाहर आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर किन्यू कहता है कि यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगा, तुम ये बताओ कि क्या तुम ही हो वो जिसने हर्षु को यूं घायल किया है। जो सुनकर यान फैमिली का वो सुपरडेंट कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि हर्षु बहुत ज्यादा कमजोर है और वो मेरे साथ डील करने के काबिल नहीं था। और ये कहते साथ ही उसने फौरन से किन्यू पर हमला भी कर दिया था, जिसे किन्यू बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए अपनी तलवार को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वो सुपरडेंट वहीं पर मारा गया था। ये देखकर जेट सोर्स साइड के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू के सामने आते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे मेहमान को मेरे ही घर में कैसे मार डाला, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और वो ये कहते साथ ही किन्यू पर हमला करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है। ब्लॉक करने के लिए किन्यू ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। ये देखकर उस साइड लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने पांचों के पांचों सोर्स को कंबाइन करके किन्यू के पीछे लगा देता है। किन्यू भी बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उस तलवार से अपने पीछे छुड़वाने की कोशिश करता है, पर जब वो तलवार उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी तो किन्यू को भी मजबूरन अपनी पपेट सोर्ड को बाहर निकालना पड़ा था। और उसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर वो जेट सोर्ड सेट का लीडर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि अब किन्यू के साथ उसका सोल पपेट भी आ चुका है, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो सोल पपेट आते साथ ही वहाँ पर मौजूद सेट लीडर की बाकी के क्लोज को बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए जान से मार देता है। जिसके बाद किन्यू ने भी अपने सोर्ड का इस्तेमाल करके उस सेट लीडर को जान से मार दिया था और उस सेट लीडर की बॉडी से बहुत तरह के ट्रेजर भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ वो सेट लीडर मरने से पहले किन्यू से कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से तुम और तुम्हारे सारे चाहने वाले मारे जाएंगे। दूसरी तरफ सेट लीडर के भाई को भी ये खबर मिल चुकी थी कि मेरे भाई को एक किन्यू नाम के शख्स ने मार दिया। किन्यू घर वापस आने के बाद उस सेट लीडर की एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके, और ऐसा करते हुए वो
किन्यू खुद से कह रहा था कि बहुत वक्त हो चुका, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात हाफी और सेबल से नहीं हो पाई। मुझे कुछ भी करके अपने भाइयों को ढूंढना होगा। और वो ये कहते साथ ही अपने पास से एक मैप निकाल लेते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि फेरीलैंड तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे मालूम नहीं कि आखिर मैं उन लोगों को कहां पर ढूंढूंगा। तभी अचानक वहां पर किन्यू के असिस्टेंट और हर्षू भी आ जाते हैं, जो कि किन्यू के पास आते साथ ही हर्षू फौरन किन्यू के सामने झुक जाता है। वो किन्यू से कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके किसी भी काम नहीं आ पाया, ना तो मैं आपके लिए वो मैप ला पाया हूं, ना मैं आपकी और कोई मदद कर पाया। जिस पर किन्यू मुस्कुराते हुए उसे सिर्फ देख रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू देखता है कि हर्षू अपनी गोल्डन एलेक्सर स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि उसे दिन रात मेहनत करके खुद की कल्टीवेशन पर ध्यान दिया होगा। ये देखकर किन्यू को हर्षू की हार्ड वर्क काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो हर्षू से कहते हैं कि यार तुमने आज से 1 साल पहले मुझसे कुछ कहा था, तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते थे, तो क्या अभी तुम उसके लिए तैयार हो? जो सुनकर तो हर्षू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और इसलिए वो कहते हैं कि यस मास्टर, मैं अभी भी आपका स्टूडेंट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये सुनकर किन्यू कहता है ठीक है, फिर आज से तुम मेरे नए डिसिपल हुए और आज के बाद तुम मेरे साथ ही ट्रेनिंग करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने हर्षू की ट्रेनिंग शुरू करवा दी थी, और वो उसे सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवा रहा था, जबकि हर्षू भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था। इसके बाद यूं ही समय गुजरता जा रहा था, और हम देखते हैं कि यहाँ हर्षू और मिसलिन एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। हर्षू उसके लिए बाजार से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टोन खरीदता है, लेकिन तभी अचानक हर्षू की नजर वहाँ पर हानमिंग पर पड़ गई थी, जिसे वापस यहाँ पर देखकर हर्षू थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, क्योंकि उसे पनिशमेंट के तौर पर यहाँ से दूर भेजा गया था। इसलिए हर्षू चुपके से हानमिंग को फॉलो करना शुरू कर देता है, और वो चुप कर हानमिंग की सारी बातें सुन रहा था। जहाँ हानमिंग एक लड़की को बताता है कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ से दूर पनिशमेंट के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्होंने यहाँ से मुझे दूर भेजा था क्योंकि ये सब उनके प्लान में शामिल था। वो सिर्फ किन्यू का भरोसा जीतना चाहते थे, ताकि वो किन्यू को पूरी तरीके से खत्म कर सके। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, हम जानते हैं कि किन्यू को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और साथ ही साथ आपकी ग्रैंडपा ने कहा था कि हमें किन्यू का पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले कि वो गुस्सा हो जाए। जिस पर हानमिंग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे ग्रैंडपा की सिर्फ एक चाल थी, वो तो किन्यू को सिर्फ एक चाकू की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि वो यान फैमिली को खत्म करके जेड सोर्ड साइट में अपनी जगह ले सके। ये सुनकर हर्षू को सब समझ आ जाता है, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा की बातें सुनने के लिए भी अपने सोल आई का इस्तेमाल करता है। जहाँ वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा जेड सोर्ड साइट के नए लीडर के साथ बातें कर रहे थे, और वो नया लीडर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को बताता है कि किन्यू को पकड़ने के लिए 3 एल्डर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी भी लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद वो लोग किन्यू को पकड़कर जान से मार डालेंगे। और इस काम में मिंगहान तुम हमारी मदद कर रही हो, इसलिए हम तुम्हारी यू फैमिली को एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये सब सुनकर तो हर्षू बहुत ज्यादा घबरा गया था। साथ ही साथ वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके अपनी माँ से की हिफाजत करनी होगी, इसलिए वो सबसे पहले जाकर मिसलिन से मुलाकात करता है, जहाँ वो उसे वो स्टोन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आज की शाम तुम माँ से किन्यू के साथ मेपल स्टार को छोड़कर चली जाओ, हो सके तो मैं भी वहाँ पर आने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं वहाँ वक्त पर ना आ सका तो तुम लोग मेरा इंतजार नहीं करोगे, मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से चली जाओगी। और ये कहने के बाद हर्षू सीधा भागता हुआ यहाँ किन्यू के पास भी आ जाता है, लेकिन वो किन्यू को इस बारे में कुछ नहीं बताता कि मैंने क्या क्या सुना, बल्कि वो यहाँ पर किन्यू से कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। असल में आपने जेड सोर्ड साइट के लीडर को जान से मार डाला है, जिसकी वजह से एम्परर युआ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मेरे ग्रैंडपा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो डर रहे हैं कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे, इसलिए मेरी ग्रैंडपा चाहती है कि प्लीज आप ये स्टार छोड़कर चले जाए, नहीं तो आपकी वजह से हम लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। और जहाँ तक आपकी और मेरी बात है, तो मैं आपसे और ज्यादा कुछ नहीं सीखना चाहता, क्योंकि आपने मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दिया है। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। जिस पर किन्यू कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वैसे भी मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा वक्त गुजार लिया, इसलिए मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। और यहाँ से जाने से पहले किन्यू कहता है कि याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था मास्टर तुम्हें कुछ आर्टिफैक्ट और वेपन्स देंगे, और ये कहने के बाद किन्यू अपने पास से कुछ ट्रेजर निकालकर हर्षू को दे देता है। यहाँ इन ट्रेजर्स को लेने के बाद हर्षू बड़ी तेजी के साथ जाकर किन्यू से कहता है कि मास्टर आपने मुझसे ये भी कहा था कि आप मुझे हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट भी सिखाओगे, लेकिन आपने अभी तक वो मुझे नहीं सिखाया, तो क्या आप जाने से पहले वो सोर्ड आर्ट मुझे दे सकते हो? जिस पर किन्यू से कहता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उसे खुद सीख नहीं पाओगे। लेकिन हर्षू उनसे कहता है कि मैं खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही उसे प्रैक्टिस करूंगा। और यहाँ यूं ही थोड़ी देर के इंसिस्ट के बाद किन्यू भी इस बात के लिए एग्री हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट को दे देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि इसे यूं ही प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। जब एक बार तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ तभी धीरे धीरे करके इसे प्रैक्टिस करना। और ये सब कहने के बाद किन्यू वहाँ से टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो स्टार को छोड़कर जाने वाला था। जबकि यहाँ किन्यू के जाने के बाद हम देखते कि हर्षू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसे अपने मास्टर के जाने का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन वो ये सब किन्यू को नहीं बताना चाहता था, नहीं तो किन्यू उसके साथ यहीं पर रुककर फाइट करेगा। इसके बाद हर्षू फौरन अपने ग्रैंडपा और जेड सोर्ड साइट के लीडर के पास भी आ जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि किन्यू स्टार को छोड़कर चला गया। ये सुनकर जेड सोर्ड साइट का नया लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो मिंगहान से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो लड़का कहीं नहीं जाने वाला, तुम इस बात का ध्यान रखोगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ से चला गया। जिस पर मिंगहान कहता है कि कोई बात नहीं, वो अभी तक स्टार को छोड़कर नहीं गया होगा, मैं उसे जाकर रोकता हूँ। और ये कहकर मिंगहान अभी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी हर्षू उस पर फौरन से हमला कर देता है, जिसे मिंगहान ब्लॉक करते हुए उसे पीछे हटा देता है। यहाँ मिंगहान हर्षू को ये पावर रिलीज करते हुए देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो गद्दार जिसने यहाँ पर किन्यू को भगा दिया। हर्षू ये सब सुनकर अपने ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका ऑरा पिंक कलर का हो चुका था, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। वो भी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें से कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा, फिर भले मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यहाँ ये सब कुछ तो चल ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंच जाता है। वहाँ पर मिसलिन भी पहले से उसका इंतजार कर रही थी।
के बाद वो मिस लिन से कहता है कि हर्षो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं तुम लोगों को अपने स्पिरिचुअल मेंशन में भेज रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पर मेरा इंतजार करना। और ये कहने के बाद वो उन दोनों को अपने स्पिरिचुअल मेंशन में भेज देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ किन्यू के सामने एक पोर्टल ओपन हो गया था, जहाँ किन्यू देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जो कि शायद उस पर हमला करना चाहते हैं। ये देखकर किन्यू समझ गया था कि यहाँ पर इनकी और मेरी फाइट होने वाली है, और इसलिए उसने हर्षो और मिस लिन को अपने स्पिरिचुअल मेंशन में भेज दिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि उनमें से एक जनरल जिसका नाम युवान था, वो वहाँ पर जेड सोर्ड साइड के लीडर को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुमने हमारी नजरों के सामने हमारे आदमी को कैसे मार दिया, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर किन्यू बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि अगर ये तुम्हारा आदमी था फिर इसने जो किया उसका जवाब तुम्हें भी देना होगा। ये सुनकर तो जनरल युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो किन्यू पर गुस्सा करते हुए कहता है पहले तो तुमने मेरे छोटे भाई को जान से मार डाला और अब तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस वक्त तुम किसके सामने खड़े हो? तुम खड़े हो जनरल जेनशेन के सामने, जो कि 36 मोनार्च का अकेला वाहिद कमांडर है। ये इस पूरी टेरिटरी में सिर्फ एम्परर यू के अलावा और किसी को भी जवाबदेह नहीं है। तभी जनरल जेनशेन उसे वहीं पर चुप करवा देता है, क्योंकि वो खुद किन्यू से सवाल करने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक होलोग्राम का इस्तेमाल करते हुए किन्यू से कहता है कि क्या तुम इस इमोर्टल मैसेंजर को पहचानते हो? यहाँ किन्यू अपने सामने हुआ यान को देखकर याद करता है कि कैसे मैंने उसे जान से मार डाला था, इसीलिए वो जनरल जेनशेन से कहता है कि हाँ मैं इसे पहचानता हूँ। ये वो कमीना इंसान है जिसने बहुत ज्यादा बेगुनाह इंसानों की जान ली थी, और इसीलिए मैंने इस कमीने इंसान को जान से मार डाला। ये सुनकर जनरल जेनशेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर कुछ और लेने के लिए आया हूँ। और इसके बाद वो किन्यू से कहता है कि तुम्हें जो नी यंग रेल में ट्रेजर मिला था, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उसे हासिल कर सकूँ। मैंने सुना है कि वो तुम्हारे अंकल के पास मौजूद है, तो बस तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा अंकल कहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है, मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर किन्यू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग अभी भी उस ट्रेजर का पीछा नहीं छोड़ रहे और तुम लोगों ने क्या कहा, तुम लोग मेरे अंकल से मिलना चाहते हो, चलो फिर तुम लोगों की मुलाकात उनसे करवा ही देता हूँ। वो यहाँ पर जैसे ये कहता है तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर तेजी से एक लाइटनिंग आती है, जिसकी वजह से किन्यू का सोल पपेट बाहर आ गया था, जिसमें मास्टर लियन की पावर्स थी। वो यहाँ आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कोई मेरी तलाश कर रहा है। ये देखकर वो तीनों जनरल काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वो सोल पपेट काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन जनरल जेनशेन कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, ये नकली है, सीधा आगे बढ़ते हुए हमला करो। ये सुनकर उसके छोटे मोटे सिपाहियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू और मास्टर लियन को देखते हैं, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ अपने 20 स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके वहाँ पर कुछ बीस्ट को समन कर लिया था, और इनके साथ मिलते हुए वो लोग भी हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर किन्यू और अंकल लियन बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को हरा रहे थे। ये देखकर कमांडर जेनशेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने दोनों जनरल से कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो और इन दोनों को खत्म कर डालो। साथ ही साथ वो इनसे कहता है कि वो ट्रेजर भी लेकर मेरे पास आना। ये सुनकर जनरल युआन और जनरल जुआन दोनों ने ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए किन्यू और मास्टर लियन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। किन्यू जनरल युआन से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जनरल युआन की पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वो किन्यू को अपनी एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर अभी किन्यू को जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी मास्टर लियन की नजर किन्यू पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ मूव करता हुआ जनरल युआन के सामने आ गया था। यहाँ मास्टर लियन भी जनरल युआन को पीछे हटाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर इस दौरान इन्हें मालूम हो जाता है कि जनरल युआन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी वजह से किन्यू का सोल पपेट ऑलमोस्ट हार चुका था, जो देखकर किन्यू कहता है कि हम लोग सामने से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। जो कहते हैं साथ ही उन दोनों ने बड़ी तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया था। ये देखकर जनरल जुआन और जनरल युआन दोनों उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में चलते चलते किन्यू ने दोबारा से अपने सोल पपेट में कुछ हाई ग्रेड रेड स्टोन डाल दिए थे, जिस वजह से उनकी शील्ड दोबारा से एक्टिव हो जाती है। यहाँ पीछे खड़ा कमांडर जेनशेन ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें अपनी गोल्डन अरे फॉर्मेशन क्रिएट करनी होगी ताकि ये दोनों यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके। ये कहने के बाद कमांडर जेनशेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोल्डन अरे फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से वो लोग किन्यू को निशाना बना रहे थे। लेकिन तभी मास्टर लियन बड़ी तेजी के साथ आकर वो फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसकी वजह से मास्टर जेनशेन के बहुत सारे साथी भी मारे गए थे। इसके बाद मास्टर लियन बहुत ही तेजी के साथ अपने गोल्डन स्क्रोल को अपने पास रखते हुए किन्यू को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से ये तीनों भी इन्हें फॉलो कर रहे थे। किन्यू और मास्टर लियन इन लोगों से पीछे छुड़वाने के लिए अपनी फुल रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई थी, जो देखकर किन्यू थोड़ी बहुत टेंशन में आ गया था। वो कहता है कि रेड सोर्स की पावर्स खत्म होने वाली है, जल्दी मास्टर लियन भी यहाँ से गायब हो जाएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मैं अपने बीस का इस्तेमाल करूँ तो शायद मुझे एक मौका मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके मैं इन तीनों को जान से मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने वो मौका गवा दिया फिर शायद मेरे लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी अब किन्यू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो टेलीपैथी के थ्रू कोंगलोंग को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लियन और किन्यू फौरन एक जगह पर जाकर रुक गए थे, जहाँ वो लोग 20 स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके कोंगलोंग को बाहर समन
कर लेती है और कोंग्लोमेरेट साथ ही एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था। और यहाँ पर वो किन्यू से कहता है कि चलिए मास्टर, मैं रेडी हो चुका हूँ। ये सुनते साथ ही किन्यू बड़ी तेजी से जाकर उस सारी की सारी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में स्टोर कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने बड़ी तेजी से एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर दिया था। लेकिन स्प्लैश अटैक को रोकने के लिए जनरल जुआन अकेले ही सामने आ गई थी, जहाँ वो उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्प्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जनरल जुआन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी के दो जनरल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। लेकिन यहाँ पर किन्यू और मास्टर लियन दोनों ही अलग अलग रास्ते पर जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो 20 स्पेक्ट्रम मास्टर लियन के पास था, इसलिए ये दोनों भी मास्टर लियन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। रास्ते में कमांडर जेंशन जनरल युआन से कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगा दो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम मास्टर लियन को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। ये सुनकर वो दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करके मास्टर लियन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर लियन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो गए थे और इन लोगों की ये अटैक बेकार चले जाती है, जिस पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ चाल चल दी, जबकि ये बात सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर लियन बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए सीधा किन्यू के पास आ गई थी और किन्यू उन्हें वापस से अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। ये असल में किन्यू की ही चाल थी, ताकि वो यहाँ से अपने आप को जिंदा बचा सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किन्यू को एक बहुत ही ज्यादा शांत जगह पर देखते हैं, जहाँ मिसलिन किन्यू का शुक्रिया अदा कर रही थी। वो किन्यू से कहती है कि आपने हमें अपने स्पिरिचुअल मेंशन में रख लिया, नहीं तो हम लोग भी उस तबाही की चपेट में आ जाते। ये सुनकर किन्यू जवाब देता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ, इसलिए मैं ही इसे खत्म करूंगा, मैं अपने स्टूडेंट हांशु का बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन मिसलिन को किन्यू की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उनसे कहती है कि मास्टर आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एम्परर यू को नहीं जानते। वो सिल्वर स्ट्रिंग गैलेक्सी का वाहिद एम्परर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर इंसान है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन किन्यू कहता है कि उस बात की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद किन्यू मिसलिन से कहते हैं कि तुम्हें अभी के लिए ये गैलेक्सी छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। वो मिसलिन से कहते हैं कि यहाँ पास में एक टेलीपोर्टेशन अरे है, तुम उसका इस्तेमाल करके इस गैलेक्सी को छोड़ दो और तुम्हारे जाने के बाद मैं भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लूंगा, फिर मैं यहाँ पर बाकी बचा अपना काम पूरा करूंगा और उस काम के पूरे होते साथ ही मैं भी तुम लोगों के पीछे आ जाऊंगा। ये सुनकर मिसलिन कहती है जैसा मास्टर का हुक्म, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एम्परर यू के विला में आ जाता है, जहाँ एम्परर यू को उस 20 स्पेक्ट्रम के बारे में मालूम हो चुका था। उसे वो 11,000 बीस्ट की आर्मी चाहिए थी, इसलिए वो अपने कमांडर से कहता है कि जाकर उसे हासिल करो और मुझे वो हर हाल में चाहिए। ये सुनकर जनरल युआन आ गया तो कहते हैं कि मास्टर हम आपके लिए वो 20 स्पेक्ट्रम ले आएंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे को क्लोज कर दे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो किन्यू यहाँ पर ये गैलेक्सी छोड़कर भाग सकता है। जो सुनकर एम्परर यू कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज कर दिए गए थे। सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे के क्लोज होने की वजह से वहाँ पर मौजूद आवाम शोर मचाना शुरू कर देती है। वो लोग वहाँ पर मौजूद गार्ड से कह रही थी कि आखिर तुम लोगों ने टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज क्यों कर दिए, हमें अपने काम पर जाना है, हम लोगों को देर हो रही है। लेकिन वो गार्ड्स कहते हैं कि ये एम्परर का हुक्म है, तुम सब लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन अरे अब कुछ दिन के लिए क्लोज रहने वाला है। जो सुनकर तो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग गुस्से से भड़क रहे थे। यहाँ मिसलिन भी आई हुई थी ताकि वो टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करके इस गैलेक्सी को छोड़ सके, पर अब तो वो भी कहीं पर नहीं जा सकती थी। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि पहले से वहाँ पर एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आ चुका था, जिन्हें देखकर उस टेलीपोर्टेशन अरे का गार्ड बड़ी तेजी के साथ आगे जाते हुए कहता है कि मास्टर आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपके सारा के सारा काम कर दिया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ब्लू मार्स ट्रेड बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, जहाँ पर हम कुछ आर्टिफैक्ट्स की ट्रेड करेंगे। मैं उन आर्टिफैक्ट्स को लेकर यहाँ पर आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बस चेक करना चाहता था कि क्या टेलीपोर्टेशन अरे हम लोगों के लिए तैयार है या नहीं। जिस पर वो गार्ड कहता है कि यस मास्टर, हमें पहले ही बता दिया गया था, इसलिए मैंने सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे बिल्कुल उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिए हैं, जहाँ पर आप लोग ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में यूं ही बातें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिसलिन की नजर अपने साथ खड़े कुछ साथियों पर पड़ती है, जिनके हाथों में हथियार थे। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जबकि एक आदमी इन्हीं लोगों पर नजर रखे हुए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस शहर की गलियों में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिसलिन अपने दोस्त को लेकर बड़ी तेजी से किन्यू की तरफ जा रही थी, क्योंकि इन लोगों का इरादा था कि हमें किन्यू को इस सब के बारे में बताना होगा, हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका नाम गाउली था, वो छतों से चलते चलते इन लोगों का पीछा कर रहा था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर गाउली अपने मास्टर की बातों को याद करता है, जहाँ उसके मास्टर ने उससे कहा था कि तुमने डीमन ताओइज्म का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा फोरबिडन और खतरनाक टेक्निक है। इसकी वजह से तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ वो उसे बताती है कि तुम्हें खून की प्यास रहेगी। एक वक्त आएगा जब तुम खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे और तुम्हारे अंदर का डीमन बाहर निकल कर आने की कोशिश करेगा, तब तुम्हें किसी प्योर इंसान की जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम उसके माना एनर्जी को पीकर खुद की इस
जानवर को कंट्रोल में रख सको। और यहाँ पर गाउनी बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मिसलिन की माना एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। इसीलिए वो यहाँ पर इवल्स की तरह कहता है कि मास्टर मुझे वो लड़की मिल चुकी है जिसकी माना एनर्जी को पीकर मैं अपने शैतान को काबू में करूंगा। और ये कहते साथ ही गाउनी जंप करके सीधा मिसलिन के सामने आ गया था, जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखती है जो कि बैठकर ध्यान लगा रहा था। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि किन्यू को छोटी सी छोटी आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए वो मिसलिन की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। साथ ही साथ उसे समझ आ चुका था कि कोई मिसलिन को मारने की कोशिश करने वाला है। ये देखकर किन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे मिसलिन की जान बचानी ही होगी। और ये कहते हुए किन्यू फौरन से मिसलिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हम गाउनी को देखते हैं जो कि मिसलिन से कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा प्योर हो, मुझे माफ करना लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि मुझे अपने डीमन को कंट्रोल में रखना है, इसलिए मुझे आज तुम्हारी जिंदगी उधार लेनी ही होगी। ये सब सुनकर मिसलिन कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर गाउनी कहता है कि एक मरने वाली लड़की इतने ज्यादा सवाल करे ये अच्छा नहीं लगता। और ये कहते साथ ही गाउनी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मिसलिन की दोस्त को बहुत ही ज्यादा दूर पटक दिया था, जिसके बाद वो मिसलिन के करीब आते हुए उसको भी मारने की कोशिश करने वाला था। पर इससे पहले कि वो उसे काटने के लिए करीब जा पाता कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे तगड़ाकर गाउनी बहुत दूर आ गया था। वो खड़ा होकर देखता है कि कौन है ये, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मुझ पर हमला किया। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू बड़ी तेजी से मिसलिन के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो कहता है कि मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं कर सकते। मिसलिन भी यहाँ पर किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी दूसरी तरफ खड़ा गाउनी यहाँ पर किन्यू को देखकर कहता है कि तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्योर है, मैं तुम्हें भी कैप्चर कर लूंगा ताकि मैं तुम्हें बात के लिए इस्तेमाल कर सकूं। ये कहने के बाद उसने किन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर किन्यू अपनी सोल पपेट सोर्ड को निकालकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे टकराकर गाउनी काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। लेकिन वो दोबारा से खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक डीमन से टकराने का अंजाम क्या होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू का सोल पपेट यानी मास्टर लियन भी बाहर आ चुकी थी, जो कहती है कि उसका मुझे मालूम नहीं लेकिन तुम्हें मालूम भी है कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होगा। गाउनी कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे सामने दो हो, क्योंकि तुम दोनों ही मारे जाने वाले हो। और ये कहते साथ ही वो अपनी इवल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद गाउनी ने मास्टर लियन पर हमला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मास्टर लियन भी गाउनी को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन गाउनी अभी भी हार नहीं मान रहा था, जो देखकर किन्यू भी अब मास्टर लियन की मदद करने के लिए अपने सोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर लियन गाउनी को हिट करके जोरों से जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से गाउनी के मुंह से खून निकल रहा था। पर उसे ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी डिमोनिक पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अपनी सोल ईटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए किन्यू मास्टर लियन के सामने आ गया था। और इसके बावजूद भी वो उस अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे। यहाँ इस फॉर्मेशन को तो मास्टर लियन बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ किन्यू की सोल इस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। ये देखकर मास्टर लियन अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को भी उस फॉर्मेशन से आजाद कर देते हैं, जो देखकर तो गाउनी का मुंह खुला की खुला रह गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो दोबारा अपनी बहुत सारी एनर्जी को जमा करके इन लोगों पर हमला कर देता है। पर इस बार मास्टर लियन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जो कि अपनी हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक कर देते हैं। उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गायनी के अटैक के साथ साथ उसे भी बीच में से काट देता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि गायनी की यहीं पर मौत हो गई थी। इसके बाद मिसलिन यहाँ किन्यू का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को बताती है कि सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज कर दिए गए हैं, जो सुनकर तो किन्यू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर मिसलिन किन्यू को ब्लू मार्स ट्रेड के बारे में भी बताती है, जहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स की ट्रेड होने वाली है। ये सुनकर किन्यू ने वहाँ जाने का इरादा बना लिया था। मिसलिन किन्यू को वार्न करते हुए कहती है कि प्लीज आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन किन्यू मिसलिन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ मिसलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने ये रिस्क रिपोर्ट मुझे दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही किन्यू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके हांशू की स्पिरिट को एक बीड में डाल देता है, ताकि वो हमेशा मिसलिन के साथ रह सके। किन्यू मिसलिन को एक सेफ जगह का बताता है कि वो वहाँ पर मेरा इंतजार करे। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने स्टूडेंट का बदला जरूर लूंगा। और ये कहने के बाद किन्यू वहाँ से टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद किन्यू देखता है कि वहाँ पर वो पैलेस वाला आदमी अपने गार्ड्स को लेकर टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जा रहा था, ताकि वो ट्रेड वाली जगह तक पहुंच सके। ये देखकर किन्यू हमला करने का प्लान करता है, इसलिए वो अपने हाथ में फायर एनर्जी जमा कर ही रहा था। लेकिन उससे पहले कुछ और लोग ही उन गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। उन लोगों का प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था। वो लोग यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट्स चुराना चाहते थे, लेकिन वो गार्ड्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद उन सारे बागियों को जान से मार देते हैं। बस उनमें से एक बागी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था। ये देखकर वो पैलेस वाला आदमी अपने दोनों गार्ड्स को उसके पीछे भेज देता है, ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके कि आखिर वो है कौन। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों गार्ड उसे पकड़ पाते, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन इन दोनों गार्ड्स को कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। जबकि यहाँ किन्यू भी इन दोनों को फॉलो करता करता इन दोनों के पीछे आ चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शांति के साथ उनमें से एक गार्ड्स को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसी गार्ड का रूप ले लिया था। यहाँ दूसरे गार्ड को तो इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लग पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उस गार्ड के साथ वापस अपने मास्टर के पास आ जाता है, जहाँ ये दोनों मास्टर को बताते हैं कि हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए। इससे पहले कि हम लोग उसे पकड़ पाते
कि उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर मास्टर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में देख लेंगे, अभी के लिए हमें अपना सारा की सारा ध्यान ब्लू मार्स ट्रेड पर लगाना होगा, क्योंकि ये ट्रेड हमारे एम्परर यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टेलीपोर्टेशन अरे में जाकर खड़े हो गए थे। यहाँ इसी के साथ ये टेलीपोर्टेशन अरे भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से दूर जाने वाले थे और इन लोगों को मालूम ही नहीं कि किन्यू इनके साथ जा रहा है। किन्यू को मीटियोर के फॉर्म में देखती है जो कि एक शराब खाने में बैठकर शराब पी रहा था। तभी वहाँ पर किन्यू का एक आदमी उसके पास आ जाता है जो कि किन्यू के लिए एक पैकेज लाया हुआ था और इस पैकेज में बहुत सारे कीमती स्टोन्स थे जो कि किन्यू ने हाल ही में खरीदे थे। इसके बाद किन्यू उस आदमी को एक टॉप ग्रेडेड रेड स्टोन देकर वहाँ से बेच देता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किन्यू इस जगह पर वैसे ही नहीं बैठा, बल्कि यहाँ खिड़की से वो देखता है कि सामने बिल्कुल ब्लू फायर क्लाउड टेंपल है जहाँ पर ब्लू मार्स डील होने वाली थी। यानी यहाँ पर किन्यू कुछ न कुछ प्लानिंग करके आया हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू देखता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी उसी डील के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि एम्परर यू और डीमन एम्परर के बीच जिन आर्टिफैक्ट्स की डील होने वाली है वो बहुत ज्यादा कीमती है और वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जिससे किन्यू को अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही कुछ प्लान करके नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मौजूद बाकी के डीमंस और इमोर्टल भी कुछ न कुछ प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। दोस्तों मैं इसे आसान करके बताता हूँ कि असल में यहाँ पर मौजूद ये सब लोग या तो उस ट्रेजर को चुराना चाहते हैं या फिर इन लोगों की डीमन एम्परर और एम्परर यू से दुश्मनी है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे हैं। किन्यू ये सब सोचने के बाद अपने विजन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सब लोगों का लेवल चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे मालूम होता है कि उनमें से एक आदमी जिसका नाम जू लैंग था उसका पावर लेवल यहाँ पर मौजूद सब लोगों से हाई है। इसलिए किन्यू सोच में पड़ गया था कि पता नहीं ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा होगा कि तभी अचानक वो विंडो से देखता है कि वहाँ पर एम्परर यू और डीमन एम्परर दोनों के ही आर्टिफैक्ट्स पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से ब्लू फायर क्लाउड टेंपल को क्लोज करते हुए अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि यहाँ पर कुछ जरूरी काम हो रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ से दूर रहे। लेकिन वहाँ पर मौजूद नजदीकी शराब खाने में सारे के सारे वॉरियर तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो लोग ये अनाउंसमेंट जैसे ही सुनते वो लोग फौरन से टेंपल की तरफ रवाना हो गए थे, जिसमें किन्यू भी अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग टेंपल के बाहर आकर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उस टेंपल के आसपास एक शील्ड बनी हुई थी जिसकी वजह से इनमें से कोई भी उस टेंपल के अंदर नहीं जा सकता था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आ गई थी जो कि किन्यू के पास से गुजरते हुए सीधा जू लैंग के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही किन्यू के पास से गुजर रही थी किन्यू अचानक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उस लड़की की शक्ल जियांगली से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। ये देखकर किन्यू सोच में पड़ गया था कि आखिर ये लड़की कौन होगी। यहाँ दूसरी तरफ जू लैंग उस लड़की से कहता है कि जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने कहा था कि तुम मुझे फॉलो मत करना। जिस पर वो लड़की जिसका नाम जियांग है वो यहाँ पर जू लैंग से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहीं पर होगी और वैसे भी तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जियांग ली और जियांग यान दोनों आपस में बहनें हैं, जिसकी वजह से किन्यू को जियांग यान जियांग ली की तरह दिख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू फौरन से जियांग यान के पास चला गया था, जहाँ उसे बिना वजह ही उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए किन्यू उस लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पर एक जंग शुरू होने वाली है जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन जियांग यान तो उसे जानती नहीं थी, इसलिए वो किन्यू की बातों को इग्नोर करके सीधा जू लैंग के पीछे चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू कह रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस लड़की की मदद क्यों करना चाहिए। इसके बाद हम उस ब्लू मार्स टेंपल के सामने का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लुटेरों ने अपने स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग उस टेंपल में घुस गए थे। लेकिन बाकी के लोग अभी भी अंदर ना जाते हुए बाहर इंतजार कर रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि असल में वो एक ट्रैप था, जिसकी वजह से अंदर गए हुए सारे के सारे लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। और ये किसी और ने नहीं बल्कि ये एम्परर यू और डीमन एम्परर के सुपरडेंट ने किया था, जो कि बाहर आते हुए इन लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ ब्लू मार्स टेंपल में एक जरूरी मीटिंग चल रही है, लेकिन अब तुम लोगों ने यहाँ आने की गलती कर दी, तो इसलिए तुम सब लोगों का इंट्रोगेशन किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी आइडेंटिटीज बताना शुरू कर दो ताकि हम तुम पर थोड़ा सा रहम दिखा सके। लेकिन ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद डीमन क्लैन का एक मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि हम लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं कि तुम लोग हमें यूं ही दबा दो। और ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए डीमन एम्परर के सुपरडेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुपरडेंट बिना अपनी जगह से हिले हुए उसे उसी की जगह पर जान से मार डालता है। साथ ही वो कहता है कि तुम में से जो भी हम लोगों के सामने इनकार करने की कोशिश करेगा उसकी हालत यही कर दी जाएगी। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनकर एम्परर यू का सुपरडेंट कहता है कि तुमने उसे तो मार दिया, लेकिन उसका दोस्त अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे मैं खत्म कर देता हूँ। जो कहते साथ ही उसने अपनी तलवार से एक जोरदार स्लैश अटैक कर दिया था। यहाँ स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमन क्लैन के सेकंड मेंबर अपनी तलवार से उस स्लैश अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसे उसने रोक भी दिया था, लेकिन तभी डीमन एम्परर का सुपरडेंट अपने सेकंड अटैक से उसे जान से मार डालता है। यहाँ का ये खौफनाक सीन देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग ही समझ चुके थे कि यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों सुपरडेंट भी कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा देर कर दी, अब तुम में से वैसे भी हम यहाँ पर किसी को जिंदा जाने नहीं देने वाले। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर यू के सुपरडेंट बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर ये क्लैन के दो लोगों
के पीछे पड़ जाता है, जो कि अपनी जान बचाते उसे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर पीछे हम जियांग यान को देखते हैं, जो कि किन्यू से कह रही थी कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि एम्परर यू का सुपरडेंट जिसका नाम मिस्टर व्हाइट है, ऐसा कहा जाता है कि वो 18 इमॉर्टल एम्परर से भी ज्यादा खतरनाक है। जबकि दूसरी तरफ ये सफेद बालों वाला डीमन एम्परर का सुपरडेंट, ऐसा कहा जाता है कि डीमन एम्परर के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक डीमन यही है। ये दोनों ही कोई मामूली वॉरियर नहीं बल्कि 7 ग्रेड के गोल्डन इमॉर्टल्स है, जिन्हें हराना तुम्हारी बस की बात नहीं। किन्यू को भी कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था, क्योंकि इस वक्त किन्यू का लेवल है डार्क स्टार, जो कि हेवनली रेल्म के बराबर होता है, जबकि वो दोनों ही सुपरडेंट किन्यू से एक लेवल अप गोल्डन इमॉर्टल लेवल पर थे। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम एम्परर यू के सुपरडेंट को देखते हैं, जो कि अकेले ही उन यीगा क्लैन के 2 मेंबर्स को हरा रहा था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक लड़की जिसका नाम बाई था, वो अपने दोस्त से कहती है कि अब हम क्या करें, हम तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ये 2 लोग यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। यीगा तुम ही बताओ कि हम क्या करें, जिस पर यीगा भी सोच ही रहा था कि तभी एम्परर यू का सुपरडेंट फौरन इन दोनों पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे यीगा और बाई दोनों ही अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी यीगा बाई से कहता है कि तुम्हें अभी के लिए यहाँ से जाना होगा, एटलीस्ट हमें से एक तो जिंदा बचना चाहिए। और ये कहने के बाद वो बाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन बाई उसका साथ छोड़कर नहीं जा रही थी, जिस पर एम्परर यू का सुपरडेंट कहता है फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। और ये कहते साथ ही वो एक और अटैक भी कर देता है, जिसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर यीगा ने फौरन से बाई को पीछे धक्का दे दिया था, जबकि वो अपनी फुल पावर्स लगाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। और इसी के साथ यहाँ पर यीगा की मौत भी हो जाती है, जो देखकर बाई चिल्लाते हुए कहती है कि यीगा। दूसरी तरफ कड़ा किन्यू ये सब देख रहा था, लेकिन अब उसके भी गुस्से की हद पार हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल मेंशन में दोबारा से चला जाता है, जहाँ बैठकर उसने अपने सोल पपेट को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी रेड स्टोन की मदद से उसे एक्टिवेट भी कर देता है, लेकिन इस बार किन्यू कुछ अलग करने वाला था, क्योंकि वो सोल ट्रांसफर टेक्निक से अपनी सोल को अपने पपेट में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किन्यू का पपेट पूरी तरीके से किन्यू का फॉर्म ले लेता है। यानी कि इस वक्त यहाँ पर जो बॉडी मौजूद है वो है सोल पपेट की, जबकि उसके अंदर मौजूद स्पिरिट है किन्यू की। ये कहने की वजह से किन्यू को 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी रियल बॉडी यहाँ पर उसके स्पिरिचुअल मेंशन में पूरी तरीके से सेफ है। और सेकंड ये कि इस वक्त वो अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल मेंशन से बाहर आ गया था। यहाँ किन्यू की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।